हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है अवतार आईएएस एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे चट्टानों के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, अवसादी चट्टानों के बारे में। अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले तो ये जानते हैं अवसादी चट्टान होती क्या है। सेडिमेंट्री रॉक्स एक परतदार चट्टान होती है, मतलब एक परत एक के ऊपर एक स्टेप होता है। अब चूंकि इस चट्टान का निर्माण कैसे होता है तो देखो, इग्नियस सेल और मेटामॉर्फिक सेल, मतलब आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन के कारण जो है ना इस चट्टान का निर्माण होता है। देखो, सेडिमेंट्री रॉक्स को हम ऑर्डिनरी कैसे देखते हैं, अगर हम व्यवहारिक तरीके से देखते हैं तो रूपांतरित चट्टान तो हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि रूपांतरित चट्टान तो वो जमीन के काफ़ी नीचे होती है जो रूप चेंज कर लेती है। लेकिन ये हमें जरूर दिखता है कि ऑर्डिनरी तौर पे कि आग्नेय चट्टान जो है ना, आग्नेय चट्टान जो लावा ठंडा होता है, वो लावा ठंडा होने के बाद जो सामने जो पत्थर अत्थर या इस टाइप की चीज़ें दिखती हैं, ये आग्नेय चट्टान है। उसी चट्टान के क्षरण से, उस चट्टान के क्षरण से जिस चट्टान का निर्माण होता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है, परतदार। जब हम जमीन को खोदते हैं तो मिट्टी फिट्टी के जो परतें मिलती हैं स्टेप बाई स्टेप, या कुछ हमें परतें ऐसी मिलती हैं जो पत्थर होते हैं, लेकिन पत्थर क्या होते हैं, वो परतदार होते हैं, एक के नीचे एक परत होती है, उसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ये हमारा व्यवहारिक तरीका जानने का। अब बात आती है कि क्या सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल से पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। तो हाँ, सेडिमेंट्री रॉक्स में जीवाश्म पाए जाते हैं, क्योंकि जीवाश्म जब एक के ऊपर एक परत जमती है तो जो जीव जंतु हैं, जब उनका जीवन काल पूरा हो जाता है और वो वहाँ पर मर जाते हैं तो उसके ऊपर डस्ट इकट्ठी होती जाती है। इसके बाद जो है ना उसके जो है ना अवशेष वहाँ पर जो है ना दफन हो जाती हैं, दब जाते हैं। तो इस प्रकार की चट्टानों में फॉसिल से पाए जाते हैं। अगर हम संपूर्ण क्रस्ट का जो भाग की जो है ना अगर चर्चा करें कि पूरे क्रस्ट में 75% भाग पर जो है ना सेडिमेंट्री रॉक्स विस्तृत है, मतलब फैली हुई है। और अगर हम इसका बात करते हैं कि क्रस्ट के निर्माण के योगदान में, या जो क्रस्ट बनी हुई है पूरी, उसके योगदान में इसका मात्र 5% की भागीदारी होती है। इसको हम कैसे समझते हैं, इसको समझने के लिए हम एक विकल्प लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आपका यहाँ पे दिया गया है, ये 75% भाग। देखो, क्रस्ट को हम कैसे लेते हैं, ये पृथ्वी के चारों ओर ऐसे जो आउटलाइन है जिस पे हम रहते हैं, तो हम जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि एक बड़ी मात्रा में, मतलब धूल कण और मिट्टी वगैरह होती है, और एक छोटी मात्रा में जो है ना वो धूल कण मिट्टी नहीं होती बल्कि पत्थर होते हैं। मतलब या तो वो क्या होता है, आग्नेय चट्टान होती है, और या जो है ना वो आपकी जो है ना मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है। लेकिन सेडिमेंट्री रॉक्स कहाँ होती है, जहाँ पे धूल कण वगैरह मिट्टी ये सब मिलते हैं। तो एक बड़ा भाग जो है ना क्रस्ट का, एक बड़ा भाग हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स का है। क्षैतिज स्थिति में देखते हैं तो ये 75% भाग पर जो है ना अवसादी सेल है, और ये 25% भाग पर अवसादी सेल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे या तो इग्नियस सेल है, और या यहाँ पे जो है ना इग्नियस के साथ साथ जो है ना मेटामॉर्फिक सेल है। अब इसके मतलब हम एक पार्ट हम इसका देखें, दूसरे चरण में अगर हम देखते हैं तो अवसादी सेलों का जो संगठन है, मतलब जो पूरा का पूरा जो आपका सेल है, ये जो क्रस्ट का जो हम एक पार्ट लेते हैं, उस क्रस्ट के पार्ट में हम देखते हैं कि जो उसका संगठन होता है अवसादी सेल में, संगठन में क्या होता है, 8% तो होता है इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर इसमें 12% होता है, सैंडस्टोन बोलते हैं, और जो है ना सेल जो है ना 80% जो है ना अवसादी होती है, मतलब ये क्या है, रॉक्स होती है। तो ये इसका संगठन है अवसादी सेलों का। अगर इसी की हम बात करते हैं अगले चरण में कि अवसादी सेल जो पूरे मतलब क्रस्ट, जो पूरा क्रस्ट है, उस पूरी क्रस्ट में मतलब केवल 5% की भागीदारी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स की, और 95% की भागीदारी जो है ना आग्नेय यानी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की होती है। जो ऊर्ध्वातल का वितरण दिया गया, ऊर्ध्वातल का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से अगर एक ऐसा जो है ना ये आपका क्रस्ट का ये दायरा है, मान लो मैंने इसको क्रस्ट माना है, तो अगर मैं क्रस्ट की जो ये नीचे गहराई है यहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक 100 किलोमीटर की मानी है मैंने, तो इस 100 किलोमीटर में जो है ना ये पूरे मतलब यहाँ भी हो सकती है सेडिमेंट्री रॉक्स, यहाँ भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। इसमें से मतलब इसके पूरे हिस्से का एरिया अगर लिया जाए तो इस एरिया में 5% की भागीदारी जो है ना वो सेडिमेंट्री रॉक्स की होती है, बाकी 95% भाग में अन्य रॉक्स होती हैं, यानी इग्नियस और वो रॉक्स होती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स के निर्माण में जो भाग लेने वाले या उसकी जो सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण कैसे होता है,
तो यांत्रिक क्रियाओं की तीन प्रकार के, तीन इसके निर्माण को तीन भागों में बांटते हैं, यानी अवसादों के आधार पर। अवसाद का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल के आधार पर, जो कोई रॉक से टूटी है, टूटने के बाद उसका जब क्षरण हुआ और वो बह के या हवा से या पानी से चली गई एक स्थान से दूसरे स्थान पे और एक लेयर बना ली, इसके आधार पे जो है ना, इस वेस्ट मटेरियल के आधार पे इसको हम तीन वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला वर्ग जो हमारा होता है यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण कैसे होता है। यांत्रिक क्रियाओं का मतलब होता है कि भौतिक ताप हो या व्यक्तियों का चलना हो, जीव जंतुओं का चलना हो, हवा का चलना हो, यानी यंत्र के द्वारा उसमें जो क्षरण हो रहा है। तो उसमें हम देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए जैसे बालू का पत्थर है, यानी सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन आप समझते हैं, मतलब जैसे पत्थर होता है, जो एक ऐसा पत्थर होता है जिस पत्थर को जो छोटे छोटे धूल के कण या बालू के कण से मिलके बना होता है, जिसको हम तोड़ते हैं तो उसमें फिंच नहीं निकलती है, मतलब फिंच का मतलब होता है धार नहीं निकलती है, और सल्क नहीं होते हैं वो, मतलब धारदार नहीं होते हैं, वो ऐसे ही क्षरण होता चला जाता है, उसे बोलते हैं सैंडस्टोन। और इसके आगे कॉन्ग्लोमेरेंट आता है। कॉन्ग्लोमेरेंट मतलब गोलासम पत्थर, जिसको अपन बुंदेलखंड में लुड़िया बोलते हैं, लुड़िया, गोलासम पत्थर। आपने देखा होगा नदियों में बहुत सारी लुड़ियाँ पाई जाती हैं, तो इस प्रकार से कॉन्ग्लोमेरेंट होता है। वो कॉन्ग्लोमेरेंट ये आपका सेडिमेंट्री रॉक्स का यांत्रिक प्रक्रिया से निर्मित है। और दूसरा जो आता है वो चीका मिट्टी यानी किले। किले जो है ना, ये किले कैसे होता है, अब किले का मतलब होता है कि चिकनी मिट्टी बोलते हैं अपन बुंदेलखंड में, से चिकनी मिट्टी का जो निर्माण होता है वो चिका मिट्टी है, किले कहलाती है। शेल और लोएस, लोएस भी एक प्रकार की मिट्टी होती है जो हल्का पीला सा रंग लिए रहती है। लोएस घास के मैदान देखे होंगे आपने, तो वो लोएस मिट्टी होती है। इस मिट्टी में जो ह्यूमड मात्रा कम होती है, ठंडे क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। ठंडे क्षेत्रों में जो घास के मैदान होते हैं वहाँ पर लोएस की मिट्टी जो है ना काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इसमें आपस में कणों की पकड़ने की क्षमता कम होती है, नमी कम होने के कारण क्षमता कम होती है। ऐसी मिट्टी का क्षरण ज़्यादा होता है। ऐसी मिट्टी में दूब ज़्यादा होती है, घास ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंडी हवाएं जो आती हैं या बरसात का जो पानी होता है वो ग्राउंड वाटर बना लेता है। वहाँ पे जो है पेड़ पौधे या कृषि नहीं की जा सकती है, क्योंकि कृषि का जब पानी इसमें डालते हैं तो वो नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है ना ये आपका लोएस घास के मैदान थे। अब इसका दूसरा पार्ट जो है जैविक तत्वों से निर्मित सेडिमेंट्री रॉक्स। जैविक तत्वों का मतलब क्या होता है, जीव जंतुओं के जो फॉसिल्स थे, जो अवशेष थे, वो जीव जंतुओं के अवशेष जब दब जाते हैं तो उन अवशेषों में कुछ परिवर्तन होता है और ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। जैसे चूना पत्थर है यानी लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन क्या होता है, चूना पत्थर अपन जानते हैं। चूना पत्थर जो होता है, जो जिन जीव जंतुओं का या जिन जीवों का मतलब कैल्शियम का आवरण होता है, या जो हड्डियां होती हैं कैल्शियम की होती हैं, इस प्रकार की अस्थियां दब जाती हैं या कैल्शियम आवरण वाले जीव जंतु जब दब जाते हैं और इसके बाद उस पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट होता है तो वो चूना पत्थर बन जाता है, लाइमस्टोन बन जाता है। वो दूसरे इसी में जो है ना कोयला या पीट आता है। तो कोयला आपने देखा होगा, कोयला जो है ना, जब कोयला का निर्माण कैसे होता है, ये भी फॉसिल्स से होता है। जब पेड़ पौधे और वनस्पति, जब बहुत भारी भरकम जो पेड़ होते हैं वो जमीन में दब जाएं, उसके बाद हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट हो तो कोयले का निर्माण होता है और ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, जैसा कि अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं उसको। इसके बाद आता है रासायनिक तत्वों से निर्मित। रासायनिक तत्वों से कैसे निर्मित होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, तो इसमें खड़िया मिट्टी है यानी चौक। चौक जो है ना रासायनिक प्रक्रिया से बनती है। सेल खड़ी यानी जिप्सम, जिप्सम भी है रासायनिक प्रक्रिया से बनती है। नमक, सॉल्ट आपने देखा होगा, ये भी रासायनिक प्रक्रिया से बनती है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा सॉल्ट के संदर्भ में। इसके बाद आता है रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या होता है कि ताप और दाब के कारण आग्नेय चट्टान या अवसादी चट्टान अपना रूप बदल ले। हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के कारण जो है ना इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अगर अपना रूप बदल लेती है तो उसे अपन जो है ना क्या कहते हैं, रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सर्वाधिक यह रॉक्स अधिक कठोर होती है और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, यानी जीवाश्म यानी फासिल से दो चट्टानों में नहीं पाए जाते हैं। एक मेटामॉर्फिक रॉक्स में नहीं पाए जाते, एक इग्नियस सेल में जो है ना फासिल से नहीं पाए जाते हैं। अब अगले चरण में हम देखते हैं कि जैसे अवसादी से रूपांतरित कैसे होता है चट्टानों का, इसकी आपको लिस्ट बनाना पड़ेगी बहुत आसानी से। अगर आप लिस्ट नहीं बनाएंगे तो ये आपको याद नहीं रहेगी, आपको लिस्ट बनाना पड़ेगी। तो जैसे अवसादी से रूपांतरित चट्टान में बदलना, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स का मेटामॉर्फिक रॉक्स में कैसे चेंज होता है। तो देखो सेल जो होता है, सेल सेडिमेंट्री रॉक्स है। सेल में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर क्रिएट किए जाए तो वो सिलेट बन जाता है। अगर चूना पत्थर में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर क्रिएट किया जाए तो वो संगमरमर बन जाता है।
चौक या डोलोमाइट होता है। चौक या डोलोमाइट में हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर क्रिएट किए जाए तो वो संगमरमर बन जाता है। सैंडस्टोन यानी बालू का पत्थर, बालू के पत्थर में जो है ना हाई टेम्परेचर प्रेशर क्रिएट किया जाए तो वो क्वार्टजाइट बन जाता है। आप समझ रहे हैं ना, बिना लिस्ट बनाए आपका काम नहीं चलेगा। यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है, आपको केवल लेक्चर सुनना है और सुन के जो है ना निकाल देना है, ऐसा नहीं करना है, बल्कि लेक्चर को सुन के आप उसको नोट डाउन करो और उसकी बाकायदा लिस्टिंग करो। बालू का पत्थर क्वार्टजाइट बन जाता है, कॉन्ग्लोमेरेट क्वार्टजाइट बन जाता है। अब बात करते हैं हम अगले चरण में कि आग्नेय से रूपांतरित कैसे होती है। आग्नेय चट्टान जो है ना रूपांतरित कैसे होती है, कैसे अपना रूप बदलती है। तो देखो, ग्रेनाइट पे हाई टेम्परेचर प्रेशर क्रिएट किया जाए तो वो नीस बन जाता है। नीस एक प्रकार का रॉक्स होता है। बेसाल्ट को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्रिएट किया जाए तो एम्फीबोलाइट बन जाता है वो, और बेसाल्ट को हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर किया जाए तो वो सिस्ट भी बन जाता है। यानी बेसाल्ट से एम्फीबोलाइट भी बनता है और सिस्ट भी बनता है। ये था आग्नेय से रूपांतरण, ठीक है ना। एक होता है रूपांतरण, रूपांतरित चट्टान से पुनः रूपांतरण, मतलब रूपांतरित चट्टान एक बार फिर से रूपांतरित हो जाती है तो स्लेट से फाइलाइट बन जाता है, और फाइलाइट से सिस्ट बन जाता है और गैब्रो से सरपेंटाइन बन जाता है। ये था आपका रूपांतरण से पुनः रूपांतरण। आप देखो ना किस प्रकार से जो है ना चट्टानें अपना रूप बदल रही हैं, किस प्रकार से चट्टानों का क्षरण हो रहा है, किस प्रकार से चट्टानों का अपर्दन हो रहा है। तो कहने का मतलब है जब कोई कण है वो अपने उससे रासायनिक प्रक्रिया से या यांत्रिक प्रक्रिया से या जैविक प्रक्रिया से जब वो क्षरण होता है, गिरता है, तो हवा के द्वारा उड़ के दूसरे स्थान पर चला जाता है या गिर के वहीं एक परत बना लेता है, या पानी जब वो बरसता है तो पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाए, या कोई जीव जंतु बैठा उसके पैरों से वो टच हो गया और पैरों में चिपक गया, इसके बाद वो दूसरी जगह जाता है तो वहाँ छूट जाता है। तो इस प्रकार से जो है इनका स्थानांतरण होता रहता है और ये लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इनके बनने में, क्षरण होने में, इनके स्थानांतरण होने में, और एक लेयर बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। आप इससे समझ सकते हैं बहुत छोटी सी घटना नहीं होती है कि 2-4 दिन में या फिर 1-8 साल में जो है ना ऐसा हो जाए, बरसों लग जाते हैं इसमें, इस प्रकार की जो है ना लेयर बनने में। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो अपसादी चट्टान है वो आग्नेय कैसे बनती है, आग्नेय अपसादी कैसे बनती है, आग्नेय चट्टान रूपांतरित कैसे बनती है, रूपांतरित आग्नेय कैसे बनती है, अपसादी जो है ना रूपांतरित। इसका एक साइकिल चलता रहता है रॉक्स का जो साइकिल है वो यहाँ समझाने की कोशिश की गई। रॉक्स के साइकिल में देखते हैं कि अवसादी चट्टान अगर दफन हो जाए, अवसादी चट्टान दफन हो जाए और हाई टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट हो जाए तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है, यानी रूपांतरित चट्टान बन जाती है। और रूपांतरित चट्टान अगर ऊपर उठे आए, मतलब उसका उत्थान हो जाए, यानी उसके ऊपर की मिट्टी हट जाए, उसका उत्थान हो जाए, तो उसका क्या होगा, अपक्षय और अपर्दन होगा। तो अपक्षय और अपर्दन होगा तो रूपांतरित चट्टान सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना, किस प्रकार से सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक बनी, किस प्रकार से मेटामॉर्फिक जो है ना सेडिमेंट्री बनी। सेडिमेंट्री तब बनेगी जब उसका दफन होगा, और जैसे ही दफन होगा तो उस पर दाब बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा, तो रूपांतरित बन जाएगी। रूपांतरित तब अपसादी बनेगी जब वो ऊपर आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी तो उसके क्षरण यानी अपर्दन अपक्षय होगा, या अपर्दन अपक्षय होगा तो सेडिमेंट्री बन जाएगी। सेडिमेंट्री इग्नियस कैसे बनती है, देखो अगर सेडिमेंट्री रॉक्स दफन हो जाए और टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट हो जाए ज़्यादा तो वो आग्नेय चट्टान बन जाती है। क्या बन जाती है, आग्नेय चट्टान बन जाती है। और इसी आग्नेय चट्टान का अगर ऊपर आ जाए, उत्थान हो जाए, तो इसका अक्षय अपर्दन होगा तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएगी। यहाँ पे आग्नेय और रूपांतरित के रिश्ते को देखते हैं तो देखो, अगर आग्नेय चट्टान का पुनर्वकरण हो जाए, पुनर्वकरण का मतलब होता है एक बार फिर से अपना रूप बदल ले, तो पुनर्वकरण हो जाए तो वो रूपांतरित हो जाती है, सीधे आग्नेय रूपांतरित में बदल जाती है बिना सेडिमेंट्री बदले। और अगर रूपांतरित चट्टान गल जाए, गलन हो जाए, गलने का मतलब होता है लावा, मैग्मा बन जाए, रूपांतरित चट्टान अगर गलन हो जाता है, गल जाती है, तो वो आग्नेय चट्टान बन जाती है। क्योंकि जब गल जाएगी, मैग्मा बन जाएगा, मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होगा तो वो क्या हो जाएगा, आग्नेय चट्टान बन जाएगी। तो ये इसकी साइकिल थी, मतलब ये आपस में जो है ना किस प्रकार से बदलती रहती हैं, तो इसकी साइकिल के बारे में था। मुझे लगता है कि इस संदर्भ में आपको जो है ना सब समझ में आ गया होगा। तो अब अगले चरण में हम देखते हैं कि अगले चरण में हम कौन सा टाइटल लेते हैं। यानी ज्योग्राफी में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो रहा होगा,
क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी जो है ना वो प्रैक्टिकल वर्क मांगती है। आपके कम इंटरेस्ट का मूल कारण है कि आप लेक्चर सुन लेते हो, लेक्चर सुन के बाद मस्त हो जाते हो, अरे वाह वाह मजा आ गया। मजा के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। देखो आप समझो बात को, अरे आपका भविष्य दाव पे लगा है। मेरा भविष्य का क्या है, मैं तो अपना भविष्य चला रहा हूँ, मैं तो अपना बना रहा हूँ। आपका भविष्य दाव पे लगा है, इसे आप मजाक में ना लें, इसे आप जो है ना चित्रों में बनाएं, इसे आप बाकायदा हाथ पाँव चलाएं, कॉपी पे डाउनलोड करें, कॉपी पे बाकायदा जो लेक्चर है उसको कॉपी करने की कोशिश करें, कहाँ से प्रश्न उठ सकते हैं उसकी कॉपी करने की कोशिश करें, कैसे प्रश्नों का जो है ना उभार आ सकता है, कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे हमें इसका आंसर देना है, किस प्रकार से इन चीज़ों को हमें ब्रेन में समाहित करना है। अब एक चीज़ तो आप मान लो, चूना पत्थर है, चूना पत्थर, जहाँ भी चूना पत्थर होगा वहाँ मार्बल होगा, जहाँ मार्बल होगा वहाँ कभी ना कभी चूना पत्थर रहा होगा, ये बात तो फैक्ट है। जहाँ गोंडवानाग्रम की चट्टानें होंगी वहाँ कभी न कभी पहले बन रहे होंगे, वो बन दबे होंगे, तब गोंडवानाग्रम की चट्टान का निर्माण हुआ होगा। जब गोंडवानाग्रम की चट्टान का निर्माण हुआ होगा तो वहाँ पे कोयला जरूर मिलेगा आपको। जहाँ कभी समुद्री जीव रहे होंगे, समुद्री जीव जब दफन हुए होंगे, जब समुद्री जीव दफन हुए होंगे, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर क्रिएट हुआ होगा, उनके अस्थि पंजरों का गलन हुआ होगा, वहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ निकलेगा, वहाँ पे ईंधन निकलेगा। कौन सा पेट्रोलियम ईंधन निकलेगा, ये अटल सत्य है, बिना उसके जो है ना पेट्रोलियम ईंधन नहीं मिल सकता है। इन चीज़ों को जो कॉन्सेप्ट है, इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करो, चाहे आपकी नर्मदा घाटी हो, चाहे आपकी जो है ना गोदावरी घाटी हो, चाहे आपका समुद्री क्षेत्र हो, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे मध्य एशिया हो, चाहे दुबई हो, चाहे यूएई हो, कुछ भी हो, जहाँ जहाँ पेट्रोल मिलता है, पहले आज से करोड़ों साल पहले वहाँ कभी ना कभी सागर रहा होगा। उस सागर के जीव वहाँ पे भारी भरकम दबे होंगे और धीरे धीरे वो क्या है, पानी रिप्लेस हो गया होगा। पानी जैसे जैसे वहाँ पे डस्ट बढ़ती चली गई हो लेयर में, वो पानी रिप्लेस हुआ होगा, वो जीव जंतु वहाँ पे मर गए। जो जीव निकल गए होंगे वो निकल गए, लेकिन जो फंस गए होंगे वो जीव जंतु वहाँ पे मर गए होंगे और उनके दफन से वहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ जो है ना निर्मित हो गया। आप समझ सकते हैं, बिना इन कॉन्सेप्टों के आधार पे आप चीज़ों को याद नहीं रख सकते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि कॉपी में इन चीज़ों को लिखें, इन क्वेश्चनों को फॉर्मेट करें कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, अपने ब्रेन को चलाएं, किस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को हैंडल कर सकते हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तभी आप महारत हासिल कर सकते हैं, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। Thanks for watching the video. Guys, we are very soon launching our website www.aftariasacademy.com, जहां हम चीजों को और विस्तार से पढ़ सकेंगे।